संबलपुर नामक एक गांव था, जहां हरिराम नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिराम बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसे जो भी काम मिलता वो उसे बड़ी लगन के साथ करता और जो पैसे मिलते उसे अपनी पत्नी सीता को लाकर देता। आज हरिराम ने मंडी में टमाटर का भाव पता किया तो पता चला कि टमाटर महंगे बिक रहे हैं। इसीलिए हरिराम मंडी से टमाटर बेचने के लिए ले आया और वो बाजार में टमाटर रखकर बेचने लगा। हरिराम के ही गांव के दो आदमी रमन और बर्मन वही काम करते थे जो हरिराम करता था। रमन ने जैसे ही हरिराम को टमाटर बेचते हुए देखा तो वो बर्मन से बोला, अरे बर्मन, देख रहे हो, हरिराम टमाटर बेचने के लिए लाया है। इसका मतलब है कि सब्जियों में सबसे अच्छे दाम टमाटर के ही चल रहे हैं। देख रहे हो ना कि कितने सुंदर सुंदर टमाटर बेच रहा है वो। हाँ रमन, देख तो रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो हम भी मंडी से टमाटर लाकर बेचते हैं। फिर रमन और बर्मन भी मंडी से टमाटर लाते हैं और हरिराम की दुकान के सामने ही बैठकर टमाटर बेचने लगते हैं। वो लोग हरिराम के टमाटर से 1 रुपया कम में टमाटर बेच रहे थे। ग्राहकों की भीड़ उनके यहाँ ही लग जाती है। हरिराम इस बात से बहुत परेशान था, परंतु वो कर भी क्या सकता था। शाम को हरिराम अपने टमाटर बेचकर घर पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सीता बोली, आ गए आप? हाँ सीता, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे खाना वाना छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज पैसे कितने कमाए हैं तुमने? क्या बताऊं सीता, तुम्हें तो पता है कि रमन और बर्मन हमेशा वही काम करते हैं जो मैं करता हूं। आज भी उन्होंने मेरी दुकान के सामने दुकान लगा ली और फिर मैं ज्यादा टमाटर बेच ही नहीं पाया। ये लो, 200 रुपए ही मिले हैं आज टमाटर बेचकर। तुम्हारा तो रोज का ही बहाना है ये। सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पता नहीं तुमसे ही क्यों नहीं बनता। इतने से पैसों में भला मैं कैसे घर चलाऊंगी? देखते नहीं हो गांव की बाकी औरतों को, अरे वो कितने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने पहनती हैं, और एक मैं हूँ कि कई सालों से कोई नई साड़ी खरीदी ही नहीं है। ना जाने कब मेरी किस्मत चमकेगी और मुझे भी ये सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ऐसा करता हूँ कि दाल चावल बना देता हूँ, वो भी तड़के वाली दाल। हरिराम किचन में जाता है और तड़के वाली दाल और चावल बनाकर ले आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसीलिए सीता का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन हरिराम फिर से बाजार जाता है और सोचता है, आज तो मैं टमाटर नहीं बेचूंगा क्योंकि रमन और बर्मन भी टमाटर बेच रहे हैं। ऐसा करता हूँ कि भुट्टों का सीजन है, भुट्टे भूंजकर बेचता हूँ, इससे काफी अच्छा फायदा होगा मुझे। फिर हरिराम मंडी से कुछ भुट्टे खरीद लाता है और गांव में भुट्टे भूंजकर बेचने लगता है। रमन और बर्मन ने हरिराम को भुट्टे बेचते हुए देखा तो रमन कहने लगा, देख रहे हो बर्मन, हरिराम भुट्टे बेच रहा है। इसका मतलब है कि भुट्टों में बहुत फायदा है। चलो हम भी मंडी जाकर भुट्टे ले आते हैं और उन्हें भूंजकर हरिराम से भी कम दाम में बेचेंगे, तो उसकी दुकान के सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाएंगे, तुम देखना। इसके बाद रमन और बर्मन भी सब्जी बाजार से भुट्टे खरीद कर ले आए और हरिराम की दुकान के सामने ही बैठकर भुट्टे बेचने लगे और उन्होंने अपने भुट्टे की कीमत हरिराम के भुट्टों से कम रखी। अरे भैया, चलो चलो, हम सब रमन और बर्मन की दुकान पर चलते हैं, वो हरिराम से सस्ते भुट्टे बेच रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो चलो हम सब रमन और बर्मन की दुकान पर चलते हैं। इसी तरह सारे के सारे ग्राहक अब रमन और बर्मन की दुकान पर आ गए। हरिराम इन सब बातों से बहुत परेशान था। जैसे तैसे वो अपने भुट्टे बेचकर घर पहुंचा और पैसे सीता के हाथ में दिए। कम पैसे देखकर सीता गुस्सा होकर बोली, आज तुम फिर से इतने कम पैसे लेकर आए हो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल चाचा चाची घर आने वाले हैं, इतने कम पैसों में घर चलाऊं या मेहमानों को खाना खिलाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे सीता, इतना गुस्सा क्यों करती हो? लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी सब्जी बना देता हूँ जिसे खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। बस बस,
तुम तो रहने ही दो। कोई जरूरत नहीं है मेरा मूड ठीक करने की। कल चाचा चाची आ जाए तो उनके लिए सब्जी बनाना। अगले दिन हरिराम के चाचा चाची उससे मिलने आते हैं। हरिराम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। चाचा जी हरिराम से कहते हैं, हरिराम बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारी चाची तुमसे मिलने का कह रही थी। बड़ी ही मुश्किल से ये समय निकाल कर आया हूँ मैं। अच्छा किया चाचा जी जो आप मुझसे मिलने चले आए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म तड़के वाली दाल और चावल अपने हाथों से बनाता हूँ। मुझे याद है कि चाची जी को मेरे हाथों के बने दाल चावल बहुत पसंद थे। हाँ हरिराम, तुम सही कहते हो। तुम्हारे हाथों के दाल चावल का स्वाद मैं आज भी नहीं भूली हूँ, और तुम्हारी जैसी तड़के वाली दाल तो कोई बना ही नहीं पाता। हरिराम अपनी तारीफ अपनी चाची के मुंह से सुनकर बहुत खुश होता है। वो किचन में जाता है और जल्दी से तड़के वाली दाल और चावल बनाकर ले आता है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर चाचा जी कहते हैं, वाह हरिराम बेटा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी बताइए। जब तुम खाना बना रहे थे तो सीता बता रही थी कि रमन और बर्मन तुमसे बहुत ही कंपटीशन करते हैं। जो जो तुम काम करते हो वो भी वही काम करने लग जाते हैं, और इस तरह तुम्हारा कोई भी काम अच्छा नहीं चल पाता। हाँ चाचा जी, सीता कहती है। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि वो मुझे परेशान ना कर पाएं। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो लोग तो क्या, कोई भी तुम्हारी नकल नहीं कर पाएगा। मैं समझा नहीं चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरिराम, तुम्हारे चाचा जी ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। तुम अपने इस हुनर का इस्तेमाल अपने काम में क्यों नहीं करते? हाँ हरिराम, मैं यही कहना चाह रहा था कि तुम तड़के वाली दाल और चावल का ठेला खोल लो और ठेले पर दाल चावल रखकर बेचा करो। हाँ चाचा जी, आप सही कहते हैं, लेकिन रमन और बर्मन भी मेरी नकल जरूर करेंगे। देखो रमन, बचपन से ही तुम्हें खाना बनाने का शौक है और तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अगर वो तुम्हारी नकल भी करेंगे तो तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाएंगे। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही दाल चावल का ठेला खोल लेता हूँ। अगले दिन हरिराम अपने लिए दाल चावल का एक ठेला खोलता है और सीता भी उसमें हरिराम की पूरी मदद करती है। हरिराम ठेले पर दाल चावल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। जब रमन और बर्मन ने ये देखा तो रमन बर्मन से बोला, देख रहे हो, हरिराम ने दाल चावल का ठेला खोल लिया है और कितने सारे ग्राहक हैं उसकी दुकान पर। हाँ भाई रमन, मैं भी देख ही रहा हूँ। तो चलो, देर किस बात की, हम भी दाल चावल का ठेला खोल लेते हैं, फिर सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे। और फिर अगले दिन रमन और बर्मन ने भी दाल चावल का ठेला खोल लिया। उन्होंने अपनी दाल चावल की कीमत हरिराम की दाल चावल से कम रखी। ये देखकर सारे ग्राहक रमन और बर्मन की ठेली पर आने लगे। परंतु जल्दी ही ग्राहकों को ये समझ में आने लगा कि रमन और बर्मन के ठेले के दाल चावल उतने स्वादिष्ट नहीं थे जितने के हरिराम के ठेले के। अरे भैया, रमन और बर्मन के ठेले के दाल चावल उतने स्वादिष्ट नहीं हैं जितने हरिराम के ठेले के। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। भले ही 2 पैसा महंगा मिले, लेकिन खाना तो स्वादिष्ट होना चाहिए। और वैसे भी हरिराम के तड़के वाली दाल खाकर मजा ही आ जाता है। चलो चलो, हम हरिराम के ठेले पर ही जाएंगे। इस तरह अब ज्यादातर ग्राहक हरिराम के ठेले पर आने लगे और हरिराम का ठेला अच्छी तरह चलने लगा। कुछ दिनों के बाद हरिराम अपनी पत्नी से बोला, सीता, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सुंदर सुंदर साड़ियाँ और गहने दिला दूं। हम कल ही बाजार जाएंगे और मैं तुम्हें अपनी जरूरत का सारा सामान दिला दूंगा। नहीं जी, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम ही तो मुझ पर गुस्सा किया करती थी कि गांव की सभी औरतें गहने और नए कपड़े पहनती हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला पाता। आज जब मैं तुम्हें दिलाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। अजी, मैं सोच रही थी
कि हम अपनी दाल चावल के ठेले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वहाँ हम एक ढाबा बना लेते हैं ताकि जो लोग आते हैं उन्हें बैठकर खाने के लिए जगह भी मिले। इस तरह हमारा ढाबा थोड़ा ज्यादा चलेगा और थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। और गहने और कपड़ों का क्या है, वो तो मैं बाद में भी खरीद सकती हूँ। ठीक है सीता, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से हरिराम और सीता दोनों ही ढाबा बनाने के काम में लग जाते हैं। जल्दी ही हरिराम की तड़के वाली दाल और चावल का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। ढाबे के बनने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तो आते जाते हर कोई वहाँ पर रुककर खाना खाया करता। रमन और बर्मन ये देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। रमन बोला, देख रहे हो बर्मन, हरिराम ने तो अपने ठेले को ढाबे में बदल दिया और सारे ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। हाँ रमन, मैं भी तो सोच रहा हूँ कि हम भी अपने बचे हुए सारे पैसे लगाकर एक ढाबा ही खोल लेते हैं और हम अपने ढाबे पर खाने की कीमत हरिराम के ढाबे से भी कम रखेंगे। इससे सारे ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे। और फिर रमन और बर्मन ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने अपने सारे बचाए हुए पैसे लगाकर एक ढाबा बना लिया और उसके बाद अपने ढाबे के दाल चावल की कीमत हरिराम के ढाबे से कम रखी। परंतु तब भी उनके ढाबे पर खाना खाने कोई नहीं आता था, क्योंकि उनके ढाबे का खाना स्वादिष्ट जो नहीं था और वो लोग बहुत परेशान थे। बर्मन रमन से बोला, अरे रमन, हमारे ढाबे पर तो कोई नहीं आ रहा, सभी हरिराम के ढाबे पर ही जा रहे हैं। हाँ बर्मन, हमने तो अपने बचे हुए सारे पैसे इस ढाबे में लगा दिए और इस ढाबे से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ रमन और बर्मन के ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हरिराम के ढाबे पर ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हरिराम के पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपने ढाबे को और बड़ा कर लिया। अब तो हरिराम की पत्नी बहुत सारे जेवर और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहना करती थी और पैसा आने के साथ साथ हरिराम ने अपने ढाबे पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करवाई और तरह तरह के सुंदर बर्तन भी खरीद लिए। हरिराम का ढाबा अब एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट में बदल चुका था और दूसरी तरफ रमन और बर्मन का ढाबा बंद हो चुका था। रमन और बर्मन के पास अपना घर चलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। एक दिन रमन और बर्मन हरिराम के ढाबे पर पहुंच गए और रमन हरिराम से बोला, हरिराम भैया, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा ही आपसे जलने के चक्कर में आपकी नकल की और आपको परेशान किया, परंतु अब हम समझ चुके हैं कि हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। हरिराम भैया, आपका ढाबा तो इतना बड़ा हो गया है कि इसमें बहुत सारे नौकरों की जरूरत है। हमें भी नौकरी पर रख लो ताकि हमारे घर का भी खर्चा चल सके। हरिराम भैया, हमें माफ कर दो। हम दोनों आपसे माफी मांगने आए हैं और हमें माफ करके अपने ढाबे पर नौकरी दे दो। वैसे तुम लोगों ने मुझे परेशान तो बहुत किया है, परंतु अगर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया। आज से खाना परोसने और ग्राहकों को देखने का काम तुम दोनों संभालना। इस तरह हरिराम ने रमन और बर्मन को माफ करके अपने ढाबे पर नौकरी दे दी और अपने ढाबे को बड़ी ही शान से चलाने लगा। शमशेरपुर में अर्जुन प्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहा करता था। उस जमींदार की दौलत और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर के गाँव में फैले हुए थे। जमींदार की एक बेटी भी थी, निर्मला। निर्मला खूबसूरत तो थी ही, परंतु अपने पिता की तरह बहुत बुद्धिमान भी थी। निर्मला बड़ी हो चुकी थी और जमींदार को उसके विवाह की चिंता हो रही थी। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी जानकी से बोला, जानकी, मैं अपनी पुत्री का विवाह अपनी ही तरह किसी बड़े जमींदार के घर में करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने पंडित जी से बात भी कर ली है। पंडित जी बता रहे थे कि पड़ोस के गांव के जमींदार अमृत लाल का भी एक बेटा है। मैंने उन लोगों को बुला लिया है, तो तुम नाश्ते और खाने का प्रबंध कर लो। जी, सब हो जाएगा। अर्जुन प्रसाद की पुत्री निर्मला ये सब पीछे खड़े होकर सुन रही थी। अपने पिता के जाने के बाद निर्मला अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे किसी अमीर लड़के से शादी नहीं करनी।
बल्कि मैं तो एक समझदार, मेहनती और आत्मसम्मान से भरे युवक की तलाश में हूँ। आप पिताजी से कहिए ना, मुझे अपना वर चुनने का अधिकार दें। बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी का नेचर कितना गुस्सैल है। अगर उन्होंने फैसला ले लिया है तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। और फिर तुम तो उनकी एक लौती संतान हो। वो तुम्हारा विवाह किसी भी गरीब परिवार में नहीं होने देंगे, बल्कि वो किसी बहुत ही अमीर और संपन्न परिवार में ही तुम्हारा विवाह करेंगे। इसीलिए तुम इन सब के बारे में मत सोचो और अपने विवाह की तैयारी करो। निर्मला की माँ ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला भी उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी निर्मला की नौकरानी, जो कि उसकी अच्छी सहेली भी थी, उसके पास आती है और कहती है, निर्मला दीदी, आपको इतना उदास नहीं होना चाहिए। नहीं शीला, मैं किसी भी कीमत पर उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम तो मेरी सहेली हो ना, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। अब तुम ही बताओ कि इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना। दीदी, इससे बचने का एक ही उपाय है, आप यहाँ से भाग जाओ। निर्मला को शीला की ये बात जम गई। निर्मला शीला की मदद लेकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद गई और वहाँ से भाग गई। निर्मला भागते भागते काफी आगे निकल चुकी थी। वो काफी थक गई थी और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तभी वहाँ दो बदमाश आए। उन्होंने निर्मला को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा और एक बदमाश ने दूसरे से बोला, देख रहे हो भाई, इतनी सुंदर लड़की है और इस घने जंगल में बिल्कुल अकेली। चलो इसे पकड़कर शहर ले चलते हैं और इसे बेच देते हैं। निर्मला ने उन दोनों की बातें सुन ली। वो दोनों बदमाश निर्मला की तरफ लपके। निर्मला तेजी में वहाँ से भागी। भागते भागते निर्मला एक गांव में पहुंची। सामने उसने देखा कि एक नवयुवक खेतों में हल चला रहा था। निर्मला उसके पास पहुंची और बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे इन बदमाशों से बचा लीजिए। उसके बाद उस युवक ने दोनों बदमाशों की खूब पिटाई की और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर उसने निर्मला से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? निर्मला ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगी कि मेरे पिता एक अमीर व्यक्ति हैं, तो ये तुरंत ही मुझे अपने पिता के पास ले जाएगा। और फिर निर्मला बोली, मेरा नाम कंचन है। मेरे माता पिताजी की मृत्यु बचपन में हो गई थी और सौतेली माँ मेरी शादी एक बूढ़े से कर देना चाहती थी, जिस वजह से मैं भागकर यहाँ आ गई। अकेले होने के कारण रास्ते में इन बदमाशों ने मेरा पीछा किया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। मुझे यकीन है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। कृपया आप मुझे शरण दे दीजिए, वरना मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। किशोर निर्मला को अपने घर पर ले जाता है। किशोर के घर में उसकी एक बहन भी थी। वो निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई। किशोर ने निर्मला के बारे में सारी बात बताई। किशोर की बहन करुणा बोली, बहुत अच्छा किया भैया, जो कंचन दीदी को आप यहाँ ले आए। अब कंचन दीदी हमारे साथ रहेंगी और मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे भी मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। मुझे भी कंचन दीदी के रूप में एक सहेली मिल गई। अब निर्मला कंचन बनकर किशोर के घर पर रहने लगी। दूसरी तरफ जब जमींदार को पता चला कि उसकी बेटी घर से भाग गई है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी को ढूंढवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, परंतु निर्मला की कोई खबर उसे नहीं मिली। इधर निर्मला धीरे धीरे किशोर को पसंद करने लगी। उसे किशोर के घर में बहुत अच्छा लगने लगा। वो अक्सर किशोर को ध्यान से देखती और सोचती, अगर किशोर मेरा जीवन साथी बन जाए तो मुझे तो जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। किशोर के घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती, परंतु ये बात मैं किशोर को कैसे बताऊं? वैसे किशोर को भी निर्मला बहुत पसंद थी। किशोर भी अपने मन ही मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं कंचन के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और फिर कंचन को तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझ गरीब के घर भला उसे क्या मिलेगा? परंतु एक दिन निर्मला निश्चय करती है कि वो किशोर को अपने मन की बात बताएगी। जब किशोर खेतों से वापस आया
तब निर्मला किशोर से बोली, किशोर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कंचन, बोलो, क्या बात करनी है? किशोर, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। कंचन, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना भी चाहता हूँ, परंतु मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उसका विवाह नहीं कर लेता तब तक मैं अपने विवाह के बारे में सोच नहीं सकता, और उसके विवाह के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं उसका विवाह ऐसे करना चाहता हूँ कि उसे पिता की कमी का एहसास भी ना हो। इसीलिए जब तक मैं उसका विवाह नहीं कर लेता मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था, जहां एक तरफ निर्मला किशोर के यहाँ सब कुछ भूलकर बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ जमींदार अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए परेशान था। एक दिन जमींदार उस राज्य के राजा के दरबार में आया और उसने राजा को सारी बात बताई। फिर वो बोला, महाराज, मेरी पुत्री को किसी भी तरह से ढूंढ लीजिए। मैं जानता हूँ कि वो इसी राज्य में कहीं ना कहीं है। ठीक है अर्जुन प्रसाद, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही अपने सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री इस राज्य में जहाँ भी हो वो उसे ढूंढ कर लेकर आए। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने निर्मला को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए परंतु निर्मला नहीं मिली। राजा मायूस होकर जमींदार से बोला, अर्जुन, मेरे सिपाहियों ने तुम्हारी पुत्री को हर जगह तलाश किया, परंतु निर्मला पूरे राज्य में कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढने का कोई तरीका तुम ही बताओ। महाराज, उसे ढूंढने का तरीका उसके गुरुजी बता सकते हैं। उन्होंने निर्मला को पढ़ाया है और वो निर्मला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा वो बहुत बुद्धिमान भी हैं। महाराज ने खबर देकर निर्मला के गुरुदेव को बुलवाया और कहा, गुरुदेव, हम निर्मला को ढूंढने के सारे प्रयत्न कर चुके हैं, परंतु निर्मला हमें नहीं मिली। अब आप ही निर्मला को ढूंढने का कोई तरीका कृपया करके हमें बताइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप निर्मला को ढूंढने का कोई उचित समाधान अवश्य निकालेंगे। राजन, निर्मला बहुत बुद्धिमान है। आप सारे राज्य में ये ऐलान करवा दीजिए कि जो कोई व्यक्ति कागज में हवा भरकर आपके पास लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पहेली को निर्मला के सिवा इस राज्य में कोई भी नहीं सुलझा पाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। राजा ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवाने का आदेश दिया। उसके बाद सैनिक राज्य में ऐलान करने लगे, सुनो 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 सुनो, महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो कोई भी व्यक्ति महाराज के सामने कागज में हवा भरकर पेश करेगा, महाराज उसे उचित इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। गांव के सभी लोगों के साथ साथ निर्मला भी राजा का ये ऐलान सुन चुकी थी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कागज में हवा कैसे भरी जा सकती, परंतु निर्मला ये ऐलान सुनकर मन ही मन सोचने लगी, ये पहेली इतनी मुश्किल तो नहीं है। अगर मैं किशोर को इसका उत्तर बताकर राजा के पास भेज दूं, तो राजा किशोर को बहुत अच्छा इनाम देंगे और इनाम के पैसों से किशोर अपनी बहन करुणा की शादी कर पाएगा, और अगर करुणा की शादी हो गई तो फिर किशोर मुझसे भी अवश्य शादी कर लेगा। निर्मला इन्हीं सभी ख्यालों में खोई हुई थी। तभी करुणा वहां आई और बोली, किन ख्यालों में गुम हो दीदी? करुणा, मैं सोच रही थी कि जो ऐलान महाराज ने करवाया है ना, उसका उत्तर देकर किशोर को महाराज के पास भेज दिया जाए। हाँ दीदी, परंतु आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? हाँ करुणा, मुझे इस अनोखे प्रश्न का उत्तर पता है। दीदी, आपके और भैया के बीच जो भी सारी बातें हुई वो मैंने सुनी। आप चिंता ना करें, मेरे घर में जब भी कोई भाभी बनकर आएगी तो वो केवल आप ही होंगी। निर्मला करुणा की बातें सुनकर मुस्कुरा उठी। अगली सुबह निर्मला ने किशोर को सारी बात बताई। कागज का पंखा देकर किशोर को राजा के पास जाने को कहा। किशोर कागज का पंखा लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ और वो पंखा महाराज को देकर बोला, महाराज, जब भी आप इस कागज के पंखे से हवा करेंगे
तो आपको हवा मिल जाएगी और यही आपके प्रश्न का उत्तर था। इस अनोखे प्रश्न का उत्तर सुनकर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये सुनकर गुरुजी बोले, महाराज, इसे बंदी बना लीजिए। निश्चित ही निर्मला को इसने कैद कर रखा है, क्योंकि ये उत्तर केवल निर्मला ही दे सकती है। गुरुजी के ऐसा कहते ही राजा के आदेश पर सैनिकों ने किशोर को बंदी बना लिया। इस पर किशोर ने कहा, महाराज, ये सच है कि ये प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया है। मेरे घर में रह रही एक मेहमान कंचन ने दिया है, परंतु वो मेरे पास किसी भी तरह से बंदी नहीं है। और फिर ऐसा कहकर किशोर ने महाराज को पूरी कहानी सुना दी और फिर बोला, महाराज, अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपने सैनिकों को भेजकर कृपया कंचन को बुला लीजिए, जो कि मेरे घर पर मेरी बहन के साथ रह रही है। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हो गया और बोला, महाराज, निश्चित ही वो मेरी बेटी निर्मला है। कृपया आप उसे दरबार में बुलाइए। राजा ने अपने सैनिकों को कंचन को बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी देर बाद सैनिक कंचन और करुणा को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। जैसे ही निर्मला ने देखा कि किशोर को बंदी बना लिया गया है, तब निर्मला राजा से बोली, महाराज, ये नाइंसाफी है। किशोर ने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि उसने मुझे शरण दी थी। मैं तो किशोर से विवाह भी करना चाहती हूँ। कृपया करके आप किशोर को छोड़ दीजिए। निर्मला की बात सुनकर दरबार में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। किशोर भी निर्मला को देखता रह गया। उसके बाद राजा के आदेश पर सैनिकों ने किशोर को छोड़ दिया। जमींदार अर्जुन सिंह ने आगे बढ़कर अपनी बेटी से कहा, बेटी निर्मला, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा और अपना फैसला तुम पर थोप दिया। तुमने किशोर के रूप में अपने लिए बिल्कुल सही जीवन साथी तलाश किया है। मैं तुम्हारी शादी किशोर से धूमधाम से करवाऊंगा और इसके अलावा मुझे अपने बेटे के लिए किशोर की बहन करुणा बहुत पसंद है। किशोर, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी बहन को अपने छोटे बेटे राजन की पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर किशोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर इस तरह महाराज के दरबार में किशोर की शादी निर्मला से और करुणा की शादी राजन से करवाई गई।